पर अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ इस्लामाबाद से हैं अब्दुल हसीब साहब। अब्दुल हसीब साहब स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते थे। ब्रोकरेज अकाउंट इन्होंने खोल रखा है और अपना पहला शेयर खरीदने से पहले ये डिस्कस करना चाहते थे। तो मैं अमीर साहब से, हसीब साहब से पूछूंगा कि कैसा रहा सेशन। भाईजान कोई समझ आई है कि जी पहली थी वो भी गई? यानी सर माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से आपने गाइड किया। अब्दुल हसीब इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। तो सर स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी सारी कंफ्यूजन थी, काफ़ी सारे इसके बारे में मिथ थी। वो जब आपके सेशन लिया मैंने, उसके बारे में बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो गया। जैसे आदमी बिल्कुल शीशा नहीं बिल्कुल सामने होता, बंदा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो अल्लाह माशाल्लाह ताला सर बहुत अच्छा। आपको कामयाब करे। हसीब साहब मुझसे सवाल कर रहे थे कि नौकरी करने वाले बंदा को क्या करना चाहिए मार्केट में। तो मैं इनकी अर्निंग तो नहीं बताऊंगा या इनकी बात नहीं करूंगा। मैं एक जनरलाइज बात करके हमेशा कहता हूं कि अगर फर्ज करें किसी आदमी की 50,000 या लाख, कल भी मैं एक पॉडकास्ट में गया हुआ था तो वहां भी मुझे सवाल कर रहे थे कि क्या करना चाहिए एक बंदे को जिसकी अर्निंग 50,000 लाख रुपया महीने की हो। तो मैंने जो कहा कि भी इंटरनेशनली जो फाइनेंस में सब लोग जो मशवरा देते हैं वो तो 10% सेविंग कम अज कम कहते हैं कि अगर 50,000 है तो कम से कम 5,000 और अप टू 30% तक इसको एक नॉर्मल सेविंग प्लान कहा जाता है। और अगर 1 लाख है तो तब भी 10,000 से 30,000 रुपए तक आप साइड पे करते जाएं। जब वो साइजेबल बन जाए तो फिर आप उसको इन्वेस्ट कर लें, यानी 50,000, 25,000, 30,000 से शुरू करके और आप एंड तो कोई होता ही नहीं है। अब वो अगेन बात हो रही थी कि जी 1 लाख कमाने वाला बंदा या 50,000 कमाने वाला बंदा जो है, जरूरतें बहुत होती हैं तो कैसे सेव करे, सेव नहीं होता। तो एक रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन एक किताब है जिसमें एक गुलाम का सफर है कि वो गुलाम से उसने अपनी आज़ादी कैसे जो है वो जीती और वो अमीर तरीन आदमी कैसे बेबीलोनिया का बना। तो उस किताब में ये फार्मूला दिया हुआ है कि कोई भी इंसान, चाहे उसकी 1 लाख तनख्वाह है, चाहे 10 लाख है, चाहे 50,000 है, अगर 10% तनख्वाह उसकी काट ली जाए तो वो जिंदा रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। ऑब्वियसली खुशी में तो नहीं सरवाइव करेगा, वो परेशान ही होगा। तो सेविंग की जो बुनियादी तरीका है वो ये है कि जब आपको पे मिले या आप कारोबारी हैं, आपके गले में जो प्रॉफिट आ रहा है, आपको पता होता है कि चीज 100 की आपने 10 रुपए, तो 1 रुपया कम से कम आप साइड पे रखते जाएंगे, ये आया ही नहीं है। यानी 10% ऑफ योर अर्निंग को आप एज्यूम करें कि आपने अर्न किया ही नहीं है और उसको आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स के लिए रख लें। और जब आप उसको इन्वेस्ट करते जाएंगे तो अल्टीमेटली आप अमीर हो जाएंगे। तो यही तरीके हैं जी। दुनिया में कोई नया तरीका तो मैं याद कर नहीं सकता। और जाहिरी बात है, मुश्किलात हैं, मसले हैं, महंगाई है, सब कुछ है। लेकिन इसी महंगाई में अरबपति बनेंगे, इसी महंगाई में पहले भी लोग बनते आए हैं। दूसरा सवाल उन्होंने मुझसे ये किया था उस पॉडकास्ट के अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जी आप बताएं कि हालात मुल्क के जो है वो बड़े खराब हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, बिल्कुल हालात खराब हैं। लेकिन मैं इसी मुल्क में बच्चा था जब मैं बड़ा हुआ हूँ, ना इतनी गाड़ियां होती थी, ना इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, ना लोगों के हाथों में मोबाइल टेलीफोन पकड़े होते थे। बड़ी सिंपल लाइफ हुआ करती थी। हमें खुद याद है कि हमने आसपास की मार्केटों में दोस्तों के साथ जाना होता था तो हम साइकिल पे जाते थे। हर घर में एक गाड़ी होती थी, किसी किसी घर में मोटरसाइकिल वगैरह होते थे। अब हर घर में कई कई गाड़ियां हैं। अब लोग जो हैं वो मोटर बाइक तो बात ही कोई नहीं रही है। और लोगों के घरों में मोबाइल हर बंदे ने हाथ में पकड़ा हुआ है। इवन गधा गाड़ी पे भी जो बंदा जा रहा है उसने भी मोबाइल पकड़ा हुआ है और उसने भी स्मार्टफोन पकड़ा हुआ है और वो भी जो है वो व्हाट्सएप चला रहा है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि फिर मैं अपने आप को करेक्ट कर दूं। बहुत सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं जब ऐसी बात करें कि जी हाँ कोई दूध या शहद की नहरें बह रही हैं। पहली बात तो ये कि चैलेंजेस पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। दूसरी बात ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा ही है, घटा नहीं है। महंगाई ने ऊपर नीचे होते रहना है, इन्फ्लेशन ने ऊपर नीचे होते रहना है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है, जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, वो शौक से मुल्क से बाहर जाएं, जायज तरीके से जाएं, डग्गियां लगा के ना जाएं, जायज तरीके से प्रॉपर वीजा लेके, वर्किंग परमिट लेके वो बाहर जाएं अगर वो जा सकते हैं। पहले तो ये ड्रामा लोगों ने चलाया हुआ जी ब्रेन ड्रेन हो गया, जी ब्रेन ड्रेन हो गया। फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, क्या ब्रेन ड्रेन होना है? 25 करोड़ बंदा, 1 करोड़ बंदा बाहर चला गया, 5-10 लाख और भी चले जाएंगे, 50 लाख और भी चले जाएंगे, तो कोई यहाँ बंदों की धोड़ नहीं है। हर साल 40-50 लाख बच्चा पैदा हो जाता है। तो कोई, हम कोई जापान नहीं है कि हमारी आबादी जो है वो बूढ़ी होनी शुरू हो जाएगी, या कोई चाइना वाला मसले हमारे नहीं है। हमारे यहाँ पे मासिव प्रोडक्शन है, ठीक है। तो लिहाजा कोई ब्रेन ड्रेन नहीं होता। पहली बात तो मैं इससे एग्री नहीं करता, है मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको नहीं भी ठीक लगे तो कोई बात नहीं।
दूसरी बात यह है कि दूसरा जो लोग शोर मचाते हैं वो ये मचाते हैं कि जी मीम्स बनाते रहेंगे महंगाई पे, पेट्रोल पे, बिजली पे, इस पे। देखें ये तो कांस्टेंट फैक्टर है। मैं ये नहीं कहता कि महंगाई को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हुकूमत ने तो अपना काम करना है, अपनी मर्जी से करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना, उस पर तो हम लोगों का कोई जोर नहीं है। हम अपने आप को कितना भी हम गालियां दे के जबान गंदी कर लें, मारपीट कर लें, कुछ भी कर लें, वो तो हालात रहनी ही रहनी है। सो बेस्ट ऑप्शन ये है कि यहाँ तो आप मुल्क से बाहर चले जाएं, और अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो आप पाकिस्तानी में ही सरमायाकारी सीखें, रुपयों में ही इन्वेस्ट करना सीखें। जो भी चीज़ आपने खरीदनी है वो आपने रुपयों में खरीदनी है, रुपयों में बेचनी है। डॉलर खरीदने वालों का हाल आपके सामने है। ना कल उन्होंने कोई फायदा हासिल किया था, ना आने वाला कल करेंगे। बिला वजह मुल्क के दुश्मन पैनिक फैलाते रहते हैं। मेरा आपको मशवरा है कि आप डॉलरों में ना जाएं, क्रिप्टो के चक्रों में ना पड़ें, फॉरेक्स के चक्रों में ना पड़ें। सिर्फ कहानी है। मैंने किसी बंदे को पैसे कमाते 34 साल मुझे बिजनेस में हो गए, इट्स माय 34th ईयर इन बिजनेस। मैंने किसी आदमी को फॉरेक्स से अमीर होते नहीं देखा, मैंने किसी को क्रिप्टो से अमीर होते नहीं देखा, कमोडिटीज से अमीर होते नहीं देखा। स्टॉक से अब अगला सवाल होगा, बेतहाशा लोगों को मैंने अमीर होते देखा है। पाकिस्तान के बड़े नाम मैं गिनवा देता हूँ। आरिफ हबीब साहब आज किस लेवल में हैं, एक उन्होंने ब्रोकरेज फर्म से शुरू किया था। मियां मंशा साहब एक मिल से कहाँ तक पहुंच गए हैं। यूसुफ शराजी साहब कहाँ से कहाँ पहुंच गए। सितारा ग्रुप वाले कहाँ से कहाँ पहुंच गए। दाऊद ग्रुप कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ये सब लिस्टेड कंपनियां। जहांगीर सिद्दीकी साहब कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन थे, छोटे छोटे जो काम करते थे लोग, वो इतनी इतनी फैक्ट्रियों के मालिक बन गए, इतने कारोबारों के मालिक बन गए। हमारे मुल्क की मिसाल छोड़ दें, आप धीरू भाई अंबानी की मिसाल ले लें, नेक्स्ट डोर इंडिया की, कहाँ से कहाँ चले गए। पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने वाला बंदा। आप अमेरिका की मिसाल ले लें, चाइना की ले लें, जापान की ले लें, सिंगापुर की ले लें, ऑस्ट्रेलिया की ले लें, बांग्लादेश की ले लें। बांग्लादेश में सिर्फ 38 लाख अकाउंट जो है खवातीन के हैं उनकी स्टॉक मार्केट में। तो आपकी मार्केट पैरेलल है, बड़ी है। अब अगर आप काम नहीं करेंगे और गालियां देते रहेंगे और मुल्क को बुरा भला कहते रहेंगे और इंतजार करेंगे कि कोई आपको निकालने आएगा आपके हालात से, तो वो किसी ने नहीं आना। हाँ, जो ज्यादा बढ़ के मारते हैं, जो समझते हैं वो बाहर जा सकते हैं। भाई जहां जा सकते हैं आप जाएं। सऊदी अरेबिया जा सकते हैं, जाएं। दुबई जा सकते हैं, जाएं। वीजा लें प्रॉपर तरीके से। अमेरिका जा सकते हैं, अमेरिका जाएं। कनाडा जा सकते हैं, जाएं। क्यों जी अब्दुल हसीब साहब, किसी को हम रोक तो नहीं रहे हैं कि वो बाहर ना जाए। सिर्फ नहीं यहाँ सर, पे बिल्कुल नहीं। मजाक उड़ाने का, पाकिस्तान से जिंदाबाद और ये वो, ये इंडियन और जो आपके जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेज हैं, आई शुड नॉट इवन से इंडियन, जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेज हैं, उन्होंने ये 5th जनरेशन जो वॉरफेयर है, जिसे कहते हैं कि मायूसी फैला दो, रोना पिटना फैला दो, इतनी कि रोना पिटना डाल दो कि लोग काम ही ना कर पाए। तो यार ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे लोग, मैं तो ऑनरेबली देख रहा हूँ कि लोग सरवाइव पाकिस्तान में कर रहे हैं। मुश्किलात हैं, बिल्कुल हैं। पेट्रोल हमें भी पिंच करता है, बिजली का बिल मुझे भी तकलीफ देता है जब आता है। जिसका पहले 10,000 था उसका 30,000 हो गया, जिसका 1 लाख था उसका 3 लाख हो गया है। बिल्कुल ये मसले मसाइल हैं। पेट्रोल हमें तकलीफ देता है, डॉलर हमें तकलीफ देता है, इंपोर्टेड चीजें हमें तकलीफ देती हैं। लेकिन फिर भी भाई ये जिंदगी है, इसमें ऊंच नीच है। जापान देखें आप, उनकी तस्वीरें देखें, बम मार के उड़ा दिया था। यूरोप की जंगों में आप देखें पूरे पूरे मुल्क साफ हो गए थे, उन्होंने वहां से उसको दोबारा रीबिल्ड किया है। तो बात यह है कि कौमें जो है ना वो तब बिल्कुल नीचे जाती हैं जब वो मायूस हो जाती हैं। तो खुदारा नौजवानों को मायूस ना करें, अल्लाह पे यकीन रखें। मायूसी तो वैसे ही गुनाह है, ये तो मैंने नहीं कहा, ये तो हमारा दीन भी कहता है कि मायूसी गुनाह है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हमेशा डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। अपनी पूरी कोशिश करें और अल्लाह पे यकीन रखते हुए आगे बढ़ें। इंशाल्लाह वो जो कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप जिंदगी में बेहतर से बेहतर होते हैं। मेरी को बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा था, ये मेरी सोच की तर्जमानी है जो मैं इस चैनल के ऊपर करता हूँ। और मैंने तो मुस्बत सोच ही रखनी है आखिरी सांस तक। मुझे अपने अल्लाह पे भी पूरा यकीन है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के भी दिन अल्लाह बेहतर करेगा, फिरेगी। मुझे इंशाल्लाह अगर सर। अपॉर्चुनिटीज किसी और मुल्क में जाती हैं या मेरे बच्चों को मिलती है, भाई वो चले जाएं। मगर आप अपने मुल्क को बुरा भला ना कहें, मायूसी ना फैलाएं, मीम्स ना फैलाएं, मीम्स ना बनाएं। खुदा मैं ये कहता हूँ मजाक ना बनाएं मुल्क का।
क्यों जी हसीब भाई, आप एग्री करते हैं मेरी इस बात से? बिल्कुल सर, आपकी बात से 110% एग्री कर रहे हैं लें सर। भाईजान, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। फिर किसी और वीडियो में 8 अक्टूबर 2023 हमारी वर्कशॉप आ रही है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 0309466240 0336424236 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट कैसे। खुदा हाफिज।